सोशल साइंस क्लास है कक्षा 10 और टॉपिक मनी एंड क्रेडिट, जिसका हम पार्ट 1 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर को हम एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे सर। जी चलिए, आइए ये फ्लो डायग्राम देखा जाए। मॉडर्न एज इज एज ऑफ मनी और मनी मॉनेटरी एज। दिस इज लिंक्ड टू बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द क्रेडिट क्रिएशन टू अर्न द प्रॉफिट। तो आज हम चर्चा करेंगे सर। ये इस चैप्टर का नाम इसलिए मनी एंड बैंकिंग रखा गया है कि मॉडर्न एज इज द एज ऑफ द मनी। तो इस पार्ट 1 मनी एंड बैंकिंग पार्ट 1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन फोकस हमारा रहेगा सर मनी पर। ओके सर? जी जी जी। नाउ प्लानिंग अहेड हम डिस्कस करने जा रहे हैं बार्टर सिस्टम, मीनिंग एंड डिफिकल्टीज पर, एवोल्यूशन ऑफ मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ मनी, लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी एंड फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी एंड मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। कमिंग टू बार्टर सिस्टम सर, बार्टर सिस्टम इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी। के अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं के साथ होता है, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी मीन्स कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। लेकिन बार्टर सिस्टम के कुछ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स थे, जिसके कारण उसे छोड़कर मनी का क्रमागत विकास हुआ। कौन कौन से ये प्रॉब्लम थे? द मेजर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम आर लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आवश्यकताओं के दोहरे संजोग का अभाव। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि दो व्यक्ति है, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम है। राम के पास गेहूं है, श्याम के पास चावल है। राम गेहूं देकर श्याम से चावल लेना चाहता है, लेकिन श्याम चावल देकर गेहूं लेना नहीं चाहता। ऐसी अवस्था में दो वस्तुओं का आदान प्रदान संभव नहीं हो पाता था, जिसके कारण ट्रेडिंग कॉस्ट, सर्च कॉस्ट और डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग बढ़ जाता था। कभी कभी तो ऐसे होते थे कई महीने लग जाते थे, जिसके कारण क्या होता था, लोगों की आवश्यकताएं ही बदल जाती थी। तो काफ़ी परेशानी होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो दूसरे जो इसके महत्वपूर्ण समस्याएं थी वो लैक ऑफ कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू। परचेजिंग पावर को मापने का कोई एक सामान्य पैमाना नहीं था बार्टर सिस्टम में, जिसके कारण बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज में परेशानी होती थी, कठिनाइयाँ होती थी। तीसरे जो इसके मेन प्रॉब्लम्स थे वो था स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। हम चूँकि वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु के रूप में करते थे, पेरिसेबल गुड्स भी होता था, कभी कभी एनिमल का भी हम लेन देन करते थे, तो उसको उसके जो वैल्यू हैं वो स्टोर नहीं रह पाता था, जिसके कारण बार्टर सिस्टम में काफ़ी अधिक परेशानियाँ होती थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट। जैसे इंटरेस्ट लोन पर हम लगाते हैं, रिकवरी ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इसमें दिक्कत होती थी बार्टर सिस्टम में, जिसके कारण हम लोगों ने, मनुष्य ने मुद्रा का क्रमागत विकास किया और मुद्रा सामने आया। लास्ट है लैक ऑफ डिवाइजिबिलिटी। कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाते थे। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक स्कूटर के बदले में हम कार देना चाहते हैं, तो एक स्कूटर की कीमत कार की कीमत वैल्यू के बराबर नहीं हो सकता था, तो हमको कार को डिवाइड करना होता था। अगर कार को हम डिवाइड कर दें, वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा, अपना यूज खो देगा। ऐसी स्थिति में विभाजन संभव नहीं हो पाता था और बार्टर सिस्टम में परेशानी होती थी। इसलिए मनी का क्रमागत विकास हुआ सर। और ये जो मनी का क्रमागत विकास हुआ, सबसे पहले कमोडिटी मनी सामने आया, और हम देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस किस कमोडिटी का प्रयोग मनी के रूप में किया गया। कीमती मोतियां, प्रीशियस स्टोन्स, कॉ, लेदर इत्यादि कई ऐसी चीज़ें थी जिसको कमोडिटी मनी के रूप में यूज किया गया। और इसका व्यवहार 17वीं शताब्दी तक हुई
और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेटेलिक मनी पर हम चले आए, धात्विक मुद्रा। और इस के अंतर्गत गोल्डन कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स और कॉपर कॉइन्स काफ़ी पॉपुलर रहा। सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के और तांबे के सिक्के, और ये 1930 ईस्वी तक चलता रहा। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इसकी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि विश्व स्तर पर सोने का, चांदी का और तांबे का उत्पादन उतना नहीं हो पाया जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो धीरे धीरे हम बढ़े पेपर मनी की ओर, जो आज हम पेपर करेंसी यूज करते हैं। तो पेपर मनी की ओर हम बढ़े। आप यहाँ स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, हमने 1 रुपये का नोट दिया है और 100 रुपये का नोट रखा है। इसका भी एक उद्देश्य है सर। 1 रुपये का जो नोट है उसका सिग्नेटरी जो होता है वह वित्त सचिव होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन 2 रुपये और 2 रुपये से अधिक के डिनोमिनेशन के जो पेपर करेंसी होती है उसके सिग्नेटरी होते हैं गवर्नर ऑफ RBI। इससे संबंधित भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने ये 2 नोट को यहाँ पर रखा है जिससे कि हम बता पाएँ। और उसके बाद बैंक मनी और क्रेडिट मनी, जो ड्राफ्ट, चेक, ये सब हम यूज करते हैं, ये बैंक मनी और क्रेडिट मनी का ही रूप है। और अभी ये प्लास्टिक मनी का युग आ गया है। हम सभी जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी ने डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की और साथ ही साथ उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की बात कही। अच्छा, शायद सर मैं आपको यहीं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि मेरे जहन में एक छोटा सा प्रश्न आया है। मैं चाहता हूँ कि चूंकि ये बहुत सही समय है इस प्रश्न को रखने का। एक ट्रेडिशनल मनी की हम बात करते हैं, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी, एक है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे। अगर दोनों को मैं एक साथ रख के एक दूसरे के मुखालिफ रखूं तो फिर उनमें बेसिकली एक अंतर क्या निकल कर सामने आया है? जो आपने बताया सिक्के चलते थे, पहले तो आहत मुद्राएं चलती थी, उसके बाद सोने का सिक्का, तांबे का जीता लाया, शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई मुद्राएं आई। इतिहास को अगर आप टटोलें तो वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी चेंजेस आए हैं। उन दोनों को एक साथ रखने पर क्या विशेष अंतर हम पाते हैं? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रख देता हूँ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी। थैंक यू सर, बहुत सटीक क्वेश्चन आपने पूछा है और बहुत ही सही समय पर पूछा है। यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं सर मेटेलिक मनी, एक्चुअली ये सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का और तांबे का सिक्का ट्रेडिशनल मनी है। और उसका पेपर मनी से लेकर प्लास्टिक मनी तक जो हम दिखा रहे हैं ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस ये है सर कि ट्रेडिशनल मनी हैज इट्स ऑन वैल्यू, लेकिन ये पेपर मनी हैज नो वैल्यू एज ए कमोडिटी। सर ट्रेडिशनल मनी, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के और सिल्वर के सिक्के हैं, इसका अपना वैल्यू है एज ए कमोडिटी। लेकिन ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, पेपर मनी, बैंक मनी और प्लास्टिक मनी, इसका एज ए कमोडिटी कोई वैल्यू नहीं है सर। यही बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मनी एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में। ओके सर, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया इस अंतर को स्पष्ट करने के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं जी। तो ये प्लास्टिक मनी के रूप में हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ATM या स्वाइप मशीन को हम यूज करते हैं। तो आज वैसे पहले भी प्लास्टिक मनी का यूज हम करते थे बैंक मनी के साथ साथ, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने घोषणा किया और आह्वान किया कि डिजिटल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन के जगह पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जाए, तो उस समय से ज़्यादा हम प्लास्टिक मनी का यूज हमको देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं मनी के परिभाषा के ऊपर। वैसे मनी का परिभाषा, मुद्रा का परिभाषा देना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, लेकिन वो सारे के सारे, या हम यूँ कहें कि अधिकांश परिभाषाएं उनके फंक्शंस पर आधारित हैं। लेकिन उसमें से GDS कोले के द्वारा दिया गया जो परिभाषा है वो बहुत ही पॉपुलर रहा है। और इसके आधार पर मनी इज एनीथिंग और एवरीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। इस परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है सर कि जो भी डिफिकल्टीज था बार्टर सिस्टम का, वो सारे डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट करने का कोशिश, उसको सॉल्व करने का कोशिश से मनी के रूप में किया गया है। मनी अपने आगमन के साथ बार्टर सिस्टम के सारे कठिनाइयों को दूर करने का कोशिश किया है। अब इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो कहा गया है कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड एंड स्टोर। और इस आधार पर
हम देखते हैं, हम पाते हैं कि 4 बेसिक फंक्शंस हैं इसके अलावा भी फंक्शंस हैं मनी के, लेकिन ये 4 बेसिक फंक्शंस हैं। नंबर 1, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नंबर 2, मनी इज ए मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। एंड लास्ट वन इज मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर कि कौन कौन से मेन फंक्शंस है मुद्रा के और कौन कौन सा सेकेंडरी फंक्शंस है मुद्रा के। तो यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास किए हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको जानने का प्रयास किए हैं। मेन फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस मीन्स मेन फंक्शंस। इनिशियल लेटर मेन का एम होता है सर, और एम से जो भी स्टार्ट होता है फंक्शंस मनी के, वो सभी के सभी मेन फंक्शंस हैं। आप देखें, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, ये दोनों जो है ये प्राइमरी फंक्शंस हैं मनी के। एंड कमिंग टू सेकेंडरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एस से शुरू होता है और एस से जो भी फंक्शंस हैं मनी के, वो सभी के सभी सेकेंडरी फंक्शंस हैं, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इससे इस स्लाइड को देखकर बच्चे को थोड़ा सा ये समझ में आएगा और गलती नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 4 ये जो फंक्शंस हैं मनी के, तो सेकेंडरी और प्राइमरी फंक्शंस में वो कंफ्यूज करके कोई भी फंक्शन किसी में लिख देते हैं, लेकिन ये स्लाइड देखने के बाद हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर हम डिफिनेशन ऑफ मनी को देखें सर, तो इंटायर डिफिनेशन ऑफ मनी को 2 भाग में बांट के बताया गया है। नंबर 1 लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी और सेकेंड वन इज फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द लीगलिटी ऑफ द कंट्री एंड फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द फंक्शंस ऑफ द मनी। What is the legal definition of money? The legal definition of money is what the law says it is. कानून के आधार पर कानून जिस चीज को मनी मान लेता है, हम उसी को मनी मान लेते हैं, इसलिए इसको लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी कहा जाता है। लेकिन कमिंग टू फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी, दिस इज द फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। अगर हम टाइप ऑफ मनी में आते हैं, मुद्रा के प्रकार में आते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं सर, फिएट मनी, फिडुसरी मनी, टोकन मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, फुल बॉडीड मनी, डियर मनी, नियर मनी। लेकिन 10th क्लास के जो सिलेबस में है वो फिएट मनी या फिडुसरी मनी तक ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर फिएट मनी, फिडुसरी मनी को लिया है। फिएट मनी वह मनी होता है जो देश के जो कानून होते हैं, जो लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड, उसको जिसको मनी मान लेता है उसको हम फिएट मनी बोलते हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल में पेपर करेंसी एंड क्वाइंस है, इसको हम फिएट मनी मनी एनीथिंग विच इज ट्रीटेड एज मनी एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, इसको फिएट मनी बोलते हैं। एंड आप इसको देखा जाए, यहाँ पर जो पॉइंट और पेपर मनी है ये फिएट मनी है। अब फिडुसरी मनी, फिडुसरी मनी डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर्स एंड पेई। इसका एग्जाम्पल होता है ड्राफ्ट एंड चेक। ये पेयर्स और पेई के बीच में जो विश्वास होता है उसके आधार पर जो मनी के रूप में काम करता है, जैसे ड्राफ्ट एंड चेक, इसको हम फिडुसरी मनी बोलते हैं। नेक्स्ट ये चेक एंड ड्राफ्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर कि मुद्रा का महत्व नहीं है। मनी हैज मेड आवर इकोनॉमिक लाइफ वेरी इजी। Money may not produce anything, but without it nothing can be produced. मनी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने आप में, लेकिन इसके बिना हम प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। विद द हेल्प ऑफ मनी कंज्यूमर्स मेक पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी प्रकार से प्रोड्यूसर के बारे में अगर देखें, विद द हेल्प ऑफ मनी प्रोड्यूसर्स कैन बाय रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। उसके बाद सर यहाँ देखा जाए, विद द हेल्प ऑफ द मनी गवर्नमेंट रियलाइजेज ऑल टैक्सेस, फीस, फाइन्स, पेनाल्टीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मनी में कोई कमी नहीं है, कोई खामियां नहीं है। मनी के बारे में कहा गया है, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये हमारी सेवा कब करता है, किस रूप में सेवा करता है? मनी कैन सर्व मैनकाइंड इफ इट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। अगर ये नियंत्रण में रहता है, गवर्नमेंट का रेगुलेशन रहता है, ये रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, या कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा ये रेगुलेट अगर किया सही ढंग से किया जाता है, ये मनी इज ट्रीटेड एज ए गुड सर्वेंट। बट इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल देन इट कैन लीड टू डिजास्टर कंसिक्वेंसेस, यानी कि ये बैड मास्टर का काम करता है।
इसलिए मनी का यूज बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इसलिए इसको एंड मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स सर। वैसे वेल मिस्टर शाह, हाँ, हमारे पास 5 मिनट का समय बाकी है और 2 प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आई थिंक जो जी। विद्यार्थियों की समझ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में हम सब भी इसको एक साथ समझना चाहेंगे। जी। मनी सर्कुलेशन की हम बात करते हैं, आखिर हमें मालूम नहीं चलता कि उसका स्रोत है, पैसा आया कहाँ से, गया जी। कहाँ, आखिर वो सर्कुलेट कहाँ हुआ। तो अगर Very सीधा good. सीधा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सर्कुलेशन ऑफ मनी, तो इसके क्या मायने होंगे, कैसे हम इसको समझें? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। सर्कुलेशन ऑफ मनी को हम समझाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखो ये डायग्राम देखा जाए सर, सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये एक्चुअली ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम मैंने दिया है। वैसे 3 सेक्टर 4 सेक्टर इकोनॉमी भी होते हैं, लेकिन 10th क्लास में 2 सेक्टर इकोनॉमी तक ही है सर। हाउस होल्ड एंड फर्म्स, देयर आर 2 सेक्टर्स हियर। अब बीच में बैंकिंग सिस्टम है। हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विस टू द फर्म्स एंड इसके बदले में फर्म्स प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। तो ये जो पेमेंट है फर्म से फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ये मनी फ्लो है सर, इनकम फ्लो है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फिर हाउस होल्ड क्या करता है सर, हाउस होल्ड परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। हाउस होल्ड परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स। तो परचेज जब करता है तो फर्म्स पे करता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म्स। हाउस होल्ड पेमेंट करता है फर्म्स को। तो इस तरह से देखा जाए, फर्म से मनी का सर्कुलेशन हुआ हाउस होल्ड के पास, फिर हाउस होल्ड से मनी का सर्कुलेशन हुआ फर्म के पास, और इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोलते हैं सर। यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम बीच में आता है। फर्म बोरोइंग भी कर सकता है बैंकिंग से, सेविंग भी कर सकता है बैंकिंग में, बैंक में। उसी प्रकार से हाउस होल्ड भी बोरोइंग कर सकता है और सेविंग कर सकता है। तो ये जो सर्कुलेशन होता है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, होल्ड्स टू फर्म, ये कहलाता है सर्कुलेशन ऑफ मनी सर। राइट। अच्छा, एक और भी एक कॉमन वर्ड हम सुनते हैं, बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या है, उसके मतलब जो इनिशियली फीचर्स हैं वो भी जल्दी से एक बार हम समझ लेते हैं। जी जी, बार्टर सिस्टम बेसिकली दिस इज द डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर ऑफ कमोडिटी फॉर कमोडिटी विदाउट यूजिंग द मनी। मनी को यूज किए बिना हम वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, एक वस्तु देते हैं, दूसरे वस्तु को प्राप्त करते हैं, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। इसलिए इसको सीसी इकोनॉमी कहा गया है। लेकिन इसके जो बेसिक और एसेंशियल कठिनाइयां जो होती हैं, फीचर्स जो होता है, वह होता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो होते हैं, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। दो व्यक्ति के पास वस्तु रहने के बावजूद भी दोनों व्यक्ति एक दूसरे का कमोडिटी को आदान प्रदान करे, ये कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि एक व्यक्ति के पास गेहूं है, एक व्यक्ति के पास चावल है। एक व्यक्ति गेहूं देकर चावल लेना चाहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति चावल देकर के गेहूं लेना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में बार्टर सिस्टम में कठिनाइयां होती थी। ये दिस इज द एसेंशियल डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम सर। एक लाइव प्रश्न आया है, धीरेन्द्र दुबे जो हैं उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, बहादुर से पूछ रहे हैं कि वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर्ड एज मनी। कक्षा 10 के ये छात्र हैं धीरेन्द्र जी, इनका प्रश्न आई थिंक आप तक पहुंच गया होगा। हाँ जी, डिमांड डिपॉजिट जो है सर वो क्रेडिट क्रिएशन है, वो कंसिडर्ड एज ए मनी नहीं है। ऐसा है कि जब टोटल मनी की बात हम करते हैं, टोटल मनी सप्लाई की बात करते हैं, मनी सप्लाई की बात करते हैं, तो उसमें जो होता है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो व्यक्ति के पास, जैसे हमारे पास स्टॉक में जो भी मनी है वो, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिमांड डिपॉजिट है वो अभी पब्लिक का ही है सर। इसलिए पब्लिक के पास बेसिकली ये मनी सप्लाई, पब्लिक के पास जो भी पैसा है वो मनी सप्लाई के अंतर्गत आता है, चाहे वो बैंक में है, चाहे वो मेरे अपने पास में है। ये मनी नहीं है, ये मनी सप्लाई है सर। जो बच्चों ने पूछा है उनको बताया जाए, उसको हम बताना चाहेंगे कि मनी सप्लाई का मतलब होता है मुद्रा की आपूर्ति। मुद्रा की आपूर्ति एक इकोनॉमी में कैसे होता है, वह होता है दो तरीके से, या करेंसी कंपोनेंट के द्वारा या डिपॉजिट कंपोनेंट के द्वारा। करेंसी कंपोनेंट्स में आता है पेपर मनी और क्वाइंस जो जनता के पास में है, और डिपॉजिट कंपोनेंट्स में आता है जो नेट डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास में है, पब्लिक का।